हेलो स्टूडेंट, मैं BS राजपूत। देखिए, मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसमें वन शॉट भी हैं और लेक्चर है पूरे हर टॉपिक के हिसाब से। आप पहला चैप्टर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है। और हाँ भाई, आप लोग एक काम नहीं करते हो, वीडियो देखते हो तो ना तो शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइबर करते हैं। भाई सब्सक्राइब कीजिए और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए, जिससे और भी इसे देख सकें। ठीक है। हाँ देखिए, चलिए मैं आज आपको नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ये आपका चैप्टर है सेकंड। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है वैद्युत रसायन। देखो, मोस्टली चैप्टर है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यानी वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं। देखिए, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी किस तरीका से वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो इन सब के बारे में, इनके गुण धर्मों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है कि वैद्युत वैद्युत ऊर्जा क्या है। वैद्युत रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत रासायनिक ऊर्जा क्या है। हाँ भाई देखिए, ठीक है, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आता है यहां से सेल किसे कहते हैं। सेल सेल क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित परिवर्तित
करता है, सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वैद्युत रासायनिक सेल, और नंबर दो, वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। तो पहला है वैद्युत रासायनिक सेल। क्या है वैद्युत रासायनिक सेल? यानी ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक सेल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, पहला सेल है वैद्युत रासायनिक सेल। किसे कहते हैं? आपने देखा होगा वैद्युत रासायनिक सेल, यानी वैद्युत रासायनिक सेल उसे कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न कर दे, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे गैल्वेनी सेल आता है, इसमें गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। भाई गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। और एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसने भी इसके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल क्या है? एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। तो अब मैं इसके बाद गैल्वेनी सेल के बारे में ही, गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि क्या है, गैल्वेनी सेल की संरचना क्या है, और किस तरीका से ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूं, उदाहरण ऊपर करा देता हूं, इसका नीचे आ नहीं रहा होगा। देखिए गैल्वेनी सेल का उदाहरण है, वो वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। ठीक है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। अब बात आती है कि गैल्वेनी सेल है क्या। एक संरचना में आपको बता रहा हूं क्या है, किसे कहते हैं गैल्वेनी सेल। देखो गैल्वेनी सेल में क्या होता है, दो अर्ध सेल होते हैं। कितने अर्ध सेल होते हैं? दो अर्ध सेल। इन दोनों अर्ध सेलों को एक पात्र में बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो पात्र लेते हैं और इसमें एक वैद्युत अपघट्य विलयन भर देते हैं। दोनों में अलग अलग वैद्युत अपघट्य विलयन भर देते हैं इस तरीका से। इसमें हमने ले लिया ZnSO4 का विलयन, सॉल्यूशन लिक्विड है ये। ठीक है,
और इसमें हमने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन। इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। जिस पात्र में जिस का विलयन भरा होता है उसी की धातु की छड़ इसमें डुबो देते हैं। हमने क्या किया है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है तो जिंक धातु की छड़ ले ली और ऐसे इसी डुबो दिया। ऐसे ही इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर की छड़ को डुबो दिया इस तरीका से। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बाह्य तार द्वारा वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। ठीक है, इसमें हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया और इसे जोड़ दिया। अब देखिए ये रॉड किसकी है, जिंक की है, Zn रॉड। ये किसकी रॉड है, कॉपर रॉड है। ये क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें कॉपर सल्फेट का, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन। अब क्या करते हैं, ये एक प्रकार का एक अर्धसेल हो गया, ये एक अर्धसेल हो गया। भाई इस अर्धसेल को हम क्या बोलेंगे, अर्धसेल। इसे बोलेंगे जिंक Zn सॉलिड बटे ZnSO4 लिक्विड का अर्धसेल हो गया। ये वाला अर्धसेल कॉपर इलेक्ट्रोड का अर्धसेल हो गया। क्या बोलेंगे इसे, Cu सॉलिड बटे CuSO4 लिक्विड, ये इसका अर्धसेल हो गया। तो ये अर्धसेल, इसे हम जिंक इलेक्ट्रोड अर्धसेल कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जिंक सेल अर्धसेल, जिंक इलेक्ट्रोड अर्धसेल। यहां लिख देता हूं, जिंक इलेक्ट्रोड अर्धसेल, अर्ध ऐसे लिखते हैं। और ये वाला हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड अर्धसेल, कॉपर इलेक्ट्रोड अर्धसेल। ये कॉपर इलेक्ट्रोड अर्धसेल होगा। यो मैं आप बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं, गैल्वेनी सेल की संरचना है, गैल्वेनी सेल की संरचना। ये गैल्वेनी सेल की संरचना होता है। भाई गैल्वेनी सेल को कैसे बनाया जाता है, गैल्वेनी सेल को दो अर्धसेलों को मिलाकर बनाया जाता है। तो पहला अर्धसेल जिंक इलेक्ट्रोड अर्धसेल हो गया, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड अर्धसेल हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड अर्धसेल में क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है और उस पात्र में जिंक की छड़ डूबी रहती है। कॉपर इलेक्ट्रोड अर्धसेल में क्या होता है, एक पात्र होता है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है और उसमें कॉपर की छड़ डूबी होती है और इन दोनों छड़ों को बाहरी परपथ के माध्यम से वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, भाई वोल्ट मीटर हमें विभव के बारे में, विभवांतर बताता है, यानी कितनी धारा उत्पन्न होगी ये हमें जानकारी देगा। ये कॉपर इलेक्ट्रोड ये नहीं आ रहा होगा इसलिए यहां से मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूं। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर इलेक्ट्रोड अर्धसेल है। ठीक है भाई। अब देखिए इससे दोनों सेलों को एक पूर्ण सेल बनाने के लिए, यानी पूरा एक सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक यू प्रकार की नली लेते हैं कांच की और उस यू प्रकार की कांच की नली में लवणीय विलयन भर देते हैं। इस तरीका से लवणीय विलयन भर देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम नाइट्रेट का। जैसे इसमें हमने भर दिया लवणीय विलयन KCl, पोटेशियम क्लोराइड का लवणीय विलयन भर दिया और इसके सिरों को वूलन द्वारा, यानी कॉटन द्वारा, वूलन नहीं कॉटन द्वारा इसे
बंद कर देते हैं। ये इसमें कॉटन है। क्या है ये? कॉटन। कॉटन द्वारा इसे क्या कर देते हैं? दोनों सिरों को बंद कर देते हैं इस प्रकार से, और दोनों सेलों के बीच में इसे उल्टा करके ऐसे लटका देते हैं। तो इन दोनों सेलों के लिए ये लवण सेतु कहलाता है। लवण सेतु क्या कहलाता है? लवण सेतु। यहां पर ये इसका कार्य क्या है? लवण सेतु का कार्य मैं बताऊंगा क्या क्या कार्य है। वैसे पहले तो कार्य ये हो गया कि दोनों अर्ध सेलों को मिलाकर पूर्ण सेल बनाने का कार्य कर रहा है। दूसरा कार्य ये होता है इनकी उदासीनता को दूर करता है। जब क्रिया विधि करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? उदासीन होते हैं, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी दोनों क्रियाएं कैसी हो जाती है? समान हो जाती हैं और अभिक्रिया रुक जाती है। तो इनकी उदासीनता को दूर करने के लिए लवण से तो अपने में से जो पोटेशियम आयन होते हैं, वो लवणीय आयन होते हैं, उन लवणीय आयनों को इधर भेज देता है, जिससे वो अपने विपरीत आयनों के साथ क्रिया करके एक सॉलिड पदार्थ बना लेते हैं। वो सॉलिड पदार्थ यहाँ नीचे इन की तली में जम जाता है और फिर पुनः ये अभिक्रिया होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये लवण सेतु का कार्य करता है। अब देखिए फिर दोबारा समझ लीजिए इसकी संरचना, गैल्वेनिक सेल की संरचना। एक गैल्वेनिक सेल को हम दो अर्ध सेलों के द्वारा बनाते हैं। दो अर्ध सेलों के लिए दो पात्र होने चाहिए। जिस पात्र में जिस लवणीय विलयन भरा होता है उसी पात्र में उसी की छड़ उसमें डुबो देते हैं। जैसे इसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है तो इसमें जिंक की रॉड डुबा दी। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है तो कॉपर की रॉड डुबा दी। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम एक बाहरी प्रपथ के माध्यम से वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है? इनसे उत्पन्न विद्युत धारा का विभवांतर ज्ञात करता है। फिर क्या करते हैं? इन दोनों सेलों को, दोनों अर्ध सेलों को पूर्ण सेल बनाने के लिए एक यूं प्रकार की कांच की नली लेते हैं जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। उसे दोनों सेलों के बीच में लटका देते हैं उल्टा करके, इस तरीका से। तो इस प्रकार एक गैल्वेनिक सेल की संरचना हो जाती है। ठीक है, आप इसकी संरचना आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्रिया विधि, यानी ये कैसे क्रिया करता है। गैल्वेनिक सेल की क्रिया विधि। गैल्वेनिक सेल की क्रिया विधि कैसे ये क्रिया करेगा, कैसे ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो ये वाला, पहले तो हमें एक चीज और देख लो, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो इलेक्ट्रोड अब कैसे निकालेंगे? यानी भाई इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? एक तो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। अब हमें तो नहीं पता कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही होगी वो अर्ध सेल क्या होता है? एनोड होता है। एनोड इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ठीक है, अब पता कैसे पड़ेगा? भाई यहां पर देखो जिंक की छड़ इस जलीय जिंक सल्फेट के विलयन में घुलती है। ये छड़ है, ये इसमें घुलेगी। क्या होगा? इसका घुलना प्रारंभ होगा और घुलकर ये जैन धनायन और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। क्या करेगी? जैन धनायन और दो इलेक्ट्रॉन। ये जैन धनायन कहाँ आएंगे? विलयन में आ जाएंगे ऐसे, और ये दो इलेक्ट्रॉन इस बाहरी परपथ के द्वारा एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे। अब बात आती है कि जैसे देखो जेड ये टूट रहा, आवेशित हो रहा है Zn+2 धनायन प्लस के दो इलेक्ट्रॉन में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है मेरे रसगुल्लो? यानी जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिस इलेक्ट्रोड पर, वो इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा?
एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनोड। जब ये एनोड हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा? और तो भाई ये कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। गैल्वेनी सेल में एनोड पर जो चिन्ह होता है वो माइनस को दर्शाता है। उसका इलेक्ट्रोड कैसा होता है? माइनस का। और कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो काय का होता है? प्लस का होता है। क्या काय का होता है? प्लस का। क्योंकि इस पर अपचयन की क्रिया होती है, और जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखिए कैसी क्रिया, यानी एनोड पर तो क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण की क्रिया कर रहा है। किसी की क्रिया कर रहा है? ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया कर रहा है, यानी जेएनएन आवेशित हो रहा है। जेएनएन +2 धनायन एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। एनोड से इस जेएनएन की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। ठीक है। अब कैथोड में क्या हो रहा है भाई? ये तो क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। एनोड इलेक्ट्रोड हो गया जी हमारा। कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? एनोड। कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? कैथोड इलेक्ट्रोड का जो अर्ध सेल का जो विलयन है CuSO4, ये आवेशित हो जाता है Cu+2 और SO4 2 ऋणायन में। यहां से ये Cu+2 धनायन ये विलयन से कहा जाते हैं? इस क्षण पर Cu+2 धनायन विलयन से कहा जाते हैं भाई? क्षण पर जाते हैं। और क्षण पर क्या आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कॉपर धनायन, कॉपर बना लेगा, Cu बना लेगा। और ये Cu सॉलिड बनकर ये यहां इस क्षण पर चिपकती जाएगी, ऐसे लेयर की लेयर, लेयर की लेयर, लेयर की लेयर इस पर जमा होती जाएगी। कॉपर की छड़ मोटी होती जाती है और जिंक की छड़ पतली होती जाती है। ठीक है। जिंक की छड़ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और कॉपर की छड़ पर क्या होता है? अपचयन की क्रिया होती है। यहां पर इसमें अपचयन होता है। Cu+2 धनायन छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करके Cu सॉलिड बना लेगा। इसे क्या बोलते हैं? अपचयन। इस प्रकार अपचयन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है। यानी एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और अपचयन पर क्या हो रहा है? वो कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। एनोड पर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ घुल रही है, आवेशित हो रही है। Zn+2 धनायन 2 इलेक्ट्रॉन में। ये Zn+2 धनायन कहाँ चले जाते हैं? विलयन में चले जाते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड पर इसके विलयन यानी कॉपर सल्फेट का विलयन आवेशित हो रहा है Cu+2 धनायन में। और ये Cu+2 धनायन कहाँ आता है? इस छड़ पर जाता है, कॉपर की पर, और यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना लेता है, और इसी छड़ पर ये जमता जाता है। यानी कॉपर इलेक्ट्रोड की छड़ मोटी होती जाती है और जिंक इलेक्ट्रोड की जो छड़ है वो पतली होती जाती है। ठीक है। अब क्या होता है? इन दोनों के बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। एक इनके बीच में क्या हो जाता है? विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो क्या होती है? कैथोड से एनोड की ओर होती है। किसकी ओर? एनोड की ओर। तो हम कह सकते हैं कितनी विद्युत उत्पन्न हुई? तो ये वोल्ट मीटर हमें बता देता है कि इतनी विद्युत उत्पन्न हो रही है। ठीक है भाई। अब क्या होता है? धीरे धीरे
जिंक की छड़ इसमें घुलती जाती है, विलयन में Zn+2 धनायन की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसमें Zn धनायन, Zn+2 धनायन, Zn+2 धनायन, Zn+2 धनायन ये भरता जाता है। और इसमें इसमें SO4 2 ऋणायन, SO4 2 ऋणायन, SO4 2 ऋणायन, इसमें SO4 2 ऋणायन भरता जाता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनों पात्रों में धनायन ऋणायन की संख्या कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी Zn+2 धनायन एक्वस बराबर SO4 2 ऋणायन एक्वस 2 ऋणायन, इन दोनों की संख्या दोनों पात्रों में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। जब ये बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। सेल की साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था क्या होती है, यानी इस अवस्था में ना तो जिंक आवेशित होगा यानी घुलेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और ना ही कॉपर सल्फेट का विलयन आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका मतलब कहने का है कि इनमें से कोई क्रिया नहीं होगी। जब कोई क्रिया नहीं होगी तो इनके मध्य में विद्युत विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, यानी कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस स्थिति को कहते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था। अब रासायनिक साम्य अवस्था को कैसे दूर किया जाएगा भाई, अब देखिए, अब यहां पर लवण सेतु का कार्य है। जब इसमें धनायन की संख्या इसमें ऋणायनों की संख्या दोनों में बराबर हो जाए तो वो साम्य अवस्था में हो गया, कोई क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन विभव है यानी E0 सेल या ई सेल, विद्युत वाहक वाले ई सेल का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0। अब इस सेल ई सेल के मान को 0 को हटाने के लिए क्या करते हैं, फिर लवण सेतु कार्य करता है। लवण सेतु से पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा, ये आवेशित हो जाता है K धनायन और Cl ऋणायन। अब K धनायन कहा जाता है कैथोड की ओर, और Cl ऋणायन कहा जाता है एनोड की ओर। यानी इधर तो आता है Cl ऋणायन और इधर आता है K धनायन। ये वाला Cl ऋणायन Zn+2 धनायन से क्रिया कर लेगा और क्रिया करके ZnCl2 बना लेगा। जैसे ही ZnCl2 बनता है तो ये यहां पर जाकर सॉलिड के रूप में जम जाएगा, जिंक क्लोराइड के रूप में यहां पर जम जाएगा। और ये यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये SO4 ऋणायन क्रिया करेगा किससे, K धनायन से। जब ये K धनायन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, K2SO4 का सॉलिड विलयन। तो ये K2SO4 यहां पर जम जाएगा। जैसे ही इसकी साम्य अवस्था दूर हो जाएगी, इस प्रकार इसकी साम्यता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये छड़ आवेशित होगी, घुलने लग जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ये विलयन टूटेगा, ऐसा Cu धनायन ग्रहण करके कॉपर बना लेगा, फिर इसमें विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और ये क्रिया फिर लगातार अपना विद्युत धारा उत्पन्न करती रहेगी। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि। समझ में आ गई होगी गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि। ठीक है भाई, यहाँ तक मैंने आपको गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनी सेल की संरचना क्या है और गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि